गुड इवनिंग लिपन जी, गुड इवनिंग अरविंद, शांतनु। बाकी लोग फटाफट से जवाब दीजिए। दीपक, DPK, मुझे लगता है दीपक ही नाम होगा आपका। चलिए अरविंद जी, सची, सोनी, वेरी गुड इवनिंग। पर बहुत लोगों ने अभी तक जवाब नहीं दिया। आवाज़ सही से सुनाई दे रहा है? इंद्रजीत जी, राकेश, शशिभूषण, विशाल। चलिए, गुड इवनिंग प्रद्युत जी, अभिजीत जी। और कैसे हैं सब लोग? एकदम फर्स्ट क्लास। कैसा चल रहा है तैयारी, प्रिपरेशन? ठीक ठाक चल रहा है प्रिपरेशन या नहीं चल रहा है ठीक ठाक? मन उदास है? चलिए देखिए, हम एक बार में ख़त्म हो गया। ठीक है, आज का टॉपिक ख़त्म हो गया। मैं आपको थैंक यू बोल दिया हूँ, क्लास ख़त्म है। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ख़त्म कर दे अभी हम लोग ये? हाँ, क्या किया जाए लिपन जी? नो। चलिए, बाकी लोग। जीवन ना ऐसे ही अनिश्चित है, कोई गारंटी नहीं है, शुरू नहीं हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलिए, चलिए, बस यही एंजॉयमेंट आपके अंदर रहना चाहिए। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। देखिए, पब्लिसिटी कैसे करना होता है। ठीक है, आज लास्ट से इसलिए शुरू किए हैं क्योंकि यहाँ पे आपको स्क्रीन पर मेरा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा है, ईमेल आईडी आपको दिख रहा है। तो अगर आप अभी तक हम लोगों के साथ ज्वाइन नहीं किए हैं तो यहाँ पे जाके आप संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का क्वेरीज अगर रहेगा तो आप हम लोगों से पूछ सकते हैं, है ना? चलिए, तो अभी हम लोग आते हैं। ये इंटेंशनल नहीं था, अनइंटेंशनल था। मैं चाह रहा था कि शुरू जहाँ लास्ट हम लोग ख़त्म किए थे वहीं से करें, बट खुद से ही वो चला गया पीछे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिपन ज्वाइन किया, ज्योतिर्मय। चलिए, चलिए ज्योतिर्मय जी, विशाल जी, शुरू करते हैं। अब ये शाम के टाइम पे होता है ना, जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे एक जन है जो दूध देने के लिए आता है। और मेरे घर पे जो छोटा सा कुत्ता है वो आपका, उनको देखते ही पता नहीं, अभी तक उसको पहचान नहीं पाया या पसंद नहीं करता है। मुझे लगता है उनको दूध नहीं देता है ना, इसलिए ज़्यादा गुस्सा करता है। इसलिए वो आपका चिल्लाते रहता है कि हमको नहीं दिया। हाँ, पब्लिसिटी फर्स्ट है, बिल्कुल सही बोले लिपन जी। बट आज ही ना मैं एक क्लास अटेंड कर रहा था जहाँ पे एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर क्लास कंडक्ट कर रहे थे। और वहाँ पे एक बात हमको बहुत अच्छा लगा, जो हम लोग बिलीव भी करते हैं, पब्लिसिटी बिल्कुल ज़रूरत है। बट खाली पब्लिसिटी से काम नहीं चलता है। पब्लिसिटी से आप एक बार किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वन टाइम वो आपका प्रोडक्ट परचेस करेगा, है ना? जैसे मान लो कि PLI दे रहे हैं, स्पीड पोस्ट हो, पार्सल हो, कोई भी बिजनेस हो, आप पब्लिसिटी बहुत करिए, सारा न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज दे दीजिए कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आपके घर में एक दिन में डाक पहुंचा देगा, इंडिया के किसी भी कोने पे रहिए, है ना? तो पब्लिसिटी बहुत बेहतरीन था, स्टैंड बहुत अच्छा था। हो सकता है एक दो दिन के लिए अपना आपका बिजनेस अच्छा होगा, बट उसके बाद डिपेंड करता है आपका आफ्टर सेल सर्विस, प्रोडक्ट का क्वालिटी। तो आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी अगर खराब है तो आपका वो पब्लिसिटी वन टाइम स्टैंड होके रह जाएगा, उसके बाद उसका कोई रिजल्ट नहीं रहेगा, है ना? जिसलिए आप कहीं पे भी रहे, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमेशा याद रखिए पब्लिसिटी जरूरी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट ये एकमात्र एस्पेक्ट नहीं है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी, आपका बिहेवियर, है ना? कस्टमर के साथ आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे उनसे ये करते हैं, तो ये सारा चीज़ आपका इंपॉर्टेंट है ना? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से हम लोग, हम अगर आप लोगों को मान लीजिए आप लोगों के साथ क्लास कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम अगर घटिया से घटिया पढ़ाएंगे, भले ही हम बोल दे कि मान लो कि मेरे बैच से 90 लोगों को चांस मिला। अब जब आप देखिएगा कि ये बंदा तो पढ़ाता कुछ नहीं है, मान लीजिए नोट्स अच्छा है नहीं, तो भाई वो 90 को मिले या 100 को मिले, उसमें कुछ फायदा होने वाला है नहीं है ना? तो जिस कारण से क्वालिटी पहले मैटर करता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्चुअली बहुत लोग ज्वाइन नहीं किया था, इसलिए मैं थोड़ा टाइम पास कर रहा था। ठीक है, इसलिए मेरे बातों पे ध्यान नहीं देना है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट दिन हम लोग डिस्कस किए थे रूल नंबर 3C तक। ठीक है,
चलिए आप उसके भीतर एक दो सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा जिसका जवाब आपको देना है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन इसमें आपका आ जाता है पढ़ाई के प्रति। आप बताओ 3A में हमने क्या देखा था, 3A में क्या देखा था, फटाफट से। एटलीस्ट 20 लोगों का आंसर आना चाहिए, तब जाके हम अगला सवाल पूछेंगे, नहीं तो नहीं पूछेंगे। अब देखते हैं कितना। 3A में क्या था, APC था, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। मधुस्मिता जी, ये बहुत गलत बात है कि ऐसा मैंने गलत जवाब आप दे रहे हैं, ठीक है। ये पनिशेबल ऑफेंस है, अगले बार आईपीसी में इसको भी जोड़ा जाएगा कि जब 3A पूछा गया, अगर कोई आपका गलत जवाब देगा, आपका इंटीग्रिटी के बारे में बोलेगा, तो वो भी सीपीसी तो अभी हमारा मतलब आईपीसी तो हमारा रहा नहीं, भारतीय न्याय संहिता हो गया। तो भारतीय न्याय संहिता में वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। क्या बताया गया बताइए मधुस्मिता जी फटाफट से। प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी, वेरी गुड, है ना। तो 3A में क्या था, एपीसी, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय था ना, एपीसी कॉलेज आपका वेस्ट बंगाल में है ना। तो एपीसी में क्या था, 3A में प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी था, ठीक है। अच्छा चलिए बताइए हमको, जो कोई भी आपका सीनियर ऑफिसर, उनको अपना जो सबॉर्डिनेट है, उनका जो इंटीग्रिटी है, डिवोशन टू ड्यूटी है, इसको इंश्योर करना रहता है, इसको कहाँ पे बताया गया, को किसको याद है। 3B में सोनी जी, फिर से पिटाई खाने वाला काम है। चलिए हम तो ऐसे एक्चुअली मारपीट के खिलाफ है, सख्त खिलाफ है। चलिए 2A में क्या बताया गया था, 2A कहाँ से आया। 3 के B में था ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, 3 के B में था ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। 3 के 2 के 1 में बताया गया था, है ना। 321 हम लोग देखे हुए थे, क्या देखे थे। Every government servant holding supervisory post shall take all possible steps to ensure the integrity and devotion to duty of all the government servant working as his subordinate। उनके सबॉर्डिनेट के रूप में जो भी काम कर रहा है, उनका इंटीग्रिटी और डिवोशन टू देखना किसका काम है, तो आपका सुपरवाइजरी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनका काम है ना। याद रहेगा। अनुशुआ जी, चलिए आपने बिल्कुल सही बोले थे। सोनी, पर आप 3 छोड़ दिए थे, 321, बिल्कुल 321, है ना, वेरी गुड। चलिए किशोर जी, आपने भी गलत जवाब दे दिए थे, 2 का A। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब आज का क्लास जो हमारा है उसको लेके आगे बढ़ते हैं। कुछ GIDs है, इंपॉर्टेंट GID। GID का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बताइएगा। हम GID पढ़ते हैं तो भाई GID होता क्या चीज़ है, खाता है, पीता है, सर पे लगाता है, हाँ। GID क्या होता है, GID होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन, वेरी गुड अनुष्वा जी। तो GID होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन। तो डिपार्टमेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो डिसीजन दिया गया डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर, उसको यहाँ पे समराइज किया गया। हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, बस समराइज किया हुआ है, एक एक करके उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला एस्पेक्ट क्या बोला जा रहा है, देखा देखिए, पहले बोल रहा है इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। GS का मतलब क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, जनरल सेक्रेटरी नहीं है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट टू इन्फॉर्म हिज सुपीरियर। किसका ड्यूटी है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट का ड्यूटी है कि वो अपना सुपीरियर को इंटीमेट करेगा, इन्फॉर्म करेगा, कब, अगर किसी भी ग्राउंड पे वो अरेस्टेड होता है, या फिर मान लो कि अरेस्ट हो गया और होने के बाद उनको बेल में रिलीज किया गया। तो अगर अरेस्ट होगा तो भी अपने सुपीरियर को इंटीमेट करेगा। अब मान लीजिए आज अरेस्ट हो गया, कल उनको बेल मिल गया, तो भी भाई आपको इंटीमेट करना है। याद रहेगा, ये गवर्नमेंट सर्वेंट का ड्यूटी है कि ही हैज टू इंटीमेट हिज सुपीरियर इफ ही हैज बीन अरेस्टेड और इवन इफ ही हैज बीन रिलीज्ड ऑन बेल। फिर क्या बताया जा रहा है, अगर किसी भी केस में उनका कन्विक्शन हो जाता है, उनके प्रति जो आरोप है वो अगर सिद्ध हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है, कन्विक्टेड हो जाता है ना, तो क्या होगा, बोला जा रहा है ही हैज टू रिपोर्ट दिस टू हिज सुपीरियर, है ना। तो कन्विक्शन के केस में भी उनको क्या करना है, अपने सुपीरियर को इंटीमेट करना है। याद रहेगा।
क्लियर है? तो पहले हमने देखा अगर अरेस्ट हो गया तो भी उनको बताना रहेगा, अगर उनको बेल मिल गया तो भी बताना रहेगा, अगर उनको दोष जो है वो प्रूव हो गया, साबित हो गया, कोर्ट ने रिजल्ट दे दिया कि भाई यू आर गिल्टी ऑफ दिस ऑफेंस, तो भी उनको बताना रहेगा। फिर क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट चाहता है कि उनको पढ़ाई लिखाई करना है, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उनको ज्वाइन करना है, तो बोला जा रहा है फॉर ज्वाइनिंग इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट सर्वेंट शैल ऑब्टेन प्रायर परमिशन फ्रॉम हिज डिपार्टमेंट। तो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या करना है? प्रायर परमिशन लेना रहेगा। अब यहाँ पे क्या बात बताया गया? बोला जा रहा है कि अगर वो प्रायर परमिशन मांगा तो जनरली दिस शुड नॉट बी डिनाइड, नॉर्मली इसको डिनाई नहीं करना है, बट कंडीशन क्या है? बट दिस मे बी विदड्रॉन, मतलब डिनाइड इन केस ऑफ लैक ऑफ एफिशिएंसी इन सर्विस। जैसे कुछ दिन पहले, ये 2 दिन पहले ही हमको एक लड़का कॉल किया जो जिनका इच्छा था कि वो आपका लॉ का पढ़ाई लिखाई करेगा, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में ही काम करता है, उनको लॉ का पढ़ाई लिखाई करना है और वो पोस्ट ऑफिस के आरएमएस में काम करता है। तो वो हमको बोल रहा है कि सर हम यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि रेगुलर क्लास में अटेंड करूंगा, ठीक है, वो क्या चाहता है? रेगुलर बेसिस पे लॉ का क्लास अटेंड करेगा। अब उनको रिक्वेस्ट करना है कि सर हमको इसके लिए परमिशन चाहिए, तो परमिशन हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना? अब उनका बोलना है कि क्योंकि मैं नाइट ड्यूटी करता हूं तो मेरा दिन खाली रहता है, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि दिन में हम रेगुलर बेसिस पे ही वहां पे ज्वाइन करें, रेगुलर क्लास करें। तो बताइए उनको दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? अगर नहीं दिया जाना चाहिए तो क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? चलिए, अनुष्वा बोला नहीं दिया जाना चाहिए, नहीं मिलेगा। राकेश बोला नहीं, अरविंद बोला नहीं। बिल्कुल मेरा भी यही सोच है, क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल उनका इट इज इफेक्ट, देखिए रेगुलर ड्यूटी को इफेक्ट नहीं कर रहा है मधुस्मिता जी, उनका नाइट ड्यूटी होता है, रात का मान लो कि 7 बजे से लेकर सुबह तक आपका रहता है और क्लास जो है वो आपका दिन में रहता है। तो एक तो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि रेगुलर कोर्स जो है इसको आपका नॉर्मली काम के साथ होना नहीं चाहिए। साथ ही साथ और एक देखिए लॉजिक, मान लो कि जो आरएमएस में काम करता है उनको दिन दिया जाता है सोने के लिए, कि आप बिल्कुल डे इज फॉर रेस्ट, कि आप रात में काम करो, दिन में सो लो। अब अगर आप दिन में जाके क्लास करोगे तब आपका जो रात का काम है वो हैम्पर होगा, मतलब आपका जो एफिशिएंसी है वो खत्म हो जाएगा। भले ही आप बोलते हो कि नहीं हमको रेस्ट नहीं चाहिए, भाई डिपार्टमेंट आपको एक दिन काम करने के लिए अगले दिन भर का छुट्टी देता है ना? आज अगर मैं नाइट ड्यूटी करूंगा, मेरा कल दिन भी काम नहीं करना रहता है, रात भी काम नहीं करना रहता है। क्यों? गवर्नमेंट खाने पीने के लिए वो छुट्टी नहीं देता है, इसलिए देता है कि बंदा रात भर जगा है तो अगले दिन उनको सही से पूरा रेस्ट मिले, ताकि उसके अगले दिन वो फिर से पूरा ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ आके काम कर सके। अब हमको अगर वो नहीं हो पाएगा तो मेरे एफिशिएंसी जो है वो हैम्पर्ड होगा, तो इस ग्राउंड पे इसको डिनाई किया जा सकता है, ठीक है। अब अगला ऑर्डर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी से मेरे ऑफिस में कोई कम्युनिकेशन आता है, अगर कोई मेंबर ऑफ पब्लिक का मतलब होता है एनी ऑर्डिनरी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर कोई इंडिविजुअल है या फिर कोई रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन है या फिर कोई पब्लिक बॉडी है, अगर उनसे मेरे पास कोई कम्युनिकेशन आता है, देन आवर डिपार्टमेंट और आई एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्नॉलेज दिस within 15 days and followed by a reply within the next 15 days। तो आज मेरे पास एक एप्लीकेशन आया, कोई चिट्ठी आया, मान लीजिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने हमारे पास एक ये दिया कि आपके एरिया में एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस खोलना है, ठीक है, तो भाई चलो हमारे वहां पे खुलेगा नहीं खुलेगा जो होगा वो तो बाद की बात है, बट आफ्टर रिसीविंग द कम्युनिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आई शैल एक्नॉलेज इट कि सर आपके द्वारा दिया गया जो एप्लीकेशन है या फिर जो कम्युनिकेशन है, जो भी आपका जो भी है आपका कम्युनिकेशन, आई हैव रिसीव्ड दिस, है ना, और हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं और
एट द अर्लीस्ट वी विल बी रिवर्ट, है ना, वी विल रिवर्ट, है ना, हम जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्स करेंगे, उसके अगेंस्ट में हम एक्शन लेंगे, है ना। तो ये क्या हुआ, मेरा एक्नॉलेजमेंट। अब मान लो उसके ऊपर मैंने क्या किया, मेरे पास जब आया तो मान लीजिए उसका, उस ब्रांच पोस्ट ऑफिस का मैंने स्टैब्लिशमेंट रिव्यू किया, उसके जो प्रपोज्ड पोस्ट ऑफिस है उसका स्टैब्लिशमेंट रिव्यू किया, और उसके बाद हम उस सारा प्रपोजल वगैरह बना के मैंने क्या किया, आरओ में या सीओ में भेज दिया कि सर देखिए अब इसके ऊपर आपका एक्शन लेना है। अब ये इसको हम क्या करेंगे, रिप्लाई में बताएंगे कि सर जैसे आपके द्वारा ये एप्लीकेशन दिया गया था, हम लोग ऑलरेडी इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिए हैं और हमने इसके ऊपर ये एक्शन लिया और उसको सर्किल ऑफिस या रीजन ऑफिस में भेज दिए हैं फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन, है ना। तो ये मेरा रिप्लाई हो गया। तो 15 दिन के भीतर एक्नॉलेज करना है, 15 दिन के भीतर रिप्लाई करना है। अगले साल आईपी एग्जाम जो दे रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए ये सारा कहानी जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। सवाल पूछेगा और जवाब अगर नहीं दे पाइएगा ना, हम आपके एग्जाम हॉल में जाके पीट के आएंगे, ठीक है। खतरनाक है हम बड़े, एकदम आपको पता नहीं है, ठीक है। चलिए अब अगला बात क्या बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि डिले कंडीशन इन द इंटरिम रिप्लाई विल बी सेंड विदिन 1 month from the date of receipt. In delay condition the interim reply shall be sent within a month from the date of receipt. अगर बहुत ज़्यादा डिले भी हो जाता है ना, तो भी हमको इंटरिम रिप्लाई जो है वो 1 महीने के भीतर भेज देना है। मतलब क्या हुआ, जैसे मेरे पास कभी कम्युनिकेशन आया और 15 दिन के भीतर मैं एक्नॉलेज नहीं कर पाया, तो बोल रहे हैं कि भाई ठीक है चलो 15 दिन के भीतर एक्नॉलेज नहीं कर पाए हो, डिले हो गया है, तो तुम अपना इंटरिम रिप्लाई जो है एटलीस्ट 1 महीने के भीतर उनको भेज दो कि सर चलो काम चल रहा है ना, क्योंकि उनको भी थोड़ा तसल्ली हो जाएगा कि नहीं मेरा एप्लीकेशन के ऊपर काम चल रहा है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर, इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बताया गया जो सारा गवर्नमेंट सर्वेंट को जानना जरूरी है। क्या है, लंच आवर कितने समय का रहता है दोस्तों, तो लंच आवर रहता है फॉर हाफ एन आवर, है ना। कितने समय का लंच आवर रहता है, हाफ एन आवर रहता है। तो बोला गया प्रॉपर डेकोरम शैल बी मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग द लंच ब्रेक। ऐसा नहीं कि भाई टांग के ऊपर एक और टांग उठा दिए, हाथ में खाना लिए ऐसे खा रहे हैं, चबा रहे हैं, तो ये काम नहीं चलेगा। याद रहेगा, हमको डेकोरम मेंटेन करना है, प्रॉपर डेकोरम मेंटेन करना है। इवन ये भी बोला जाता है कि काउंटर पे बैठ के आप कभी खाना मत खाइए, ठीक है। बहुत लोगों की आदत रहता है कि काउंटर पे काम किया और सामने लिख दिए कि लंच ब्रेक या ब्रेक, है ना, जो भी कुछ, और लिख के इधर ही बैठ के खाना खा रहे हैं। तो नहीं, आप प्रयास करिए कि थोड़ा दूर कोई जगह पे जहाँ पे नॉर्मली लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा सा दूरी रहे, वहाँ पे बैठ के जो भी आपका आइडेंटिफाइड एरिया रहेगा वहाँ पे बैठ के लंच करना बेहतर होता है ना। आगे आते हैं हम लोग, बोला जी ने नो गवर्नमेंट सर्वेंट शुड प्ले कार्ड्स ऑन द लॉन और सच एरिया सच प्लेसेस इनसाइड और आउटसाइड द ऑफिस बिल्डिंग। तो ऑफिस बिल्डिंग में बैठ के ताश खेलना भी अपराध है। However, this is allowed, कहाँ पे अलाउड है, इन द रिक्रिएशन रूम। रिक्रिएशन रूम पे जाके आप ये काम कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं है, ठीक है। 1 मिनट का समय हमको दीजिए दोस्तों। चलिए, तो ये वाला हम लोग देख लिया। अच्छा चलिए फटाफट से पब्लिक चैट में बताइए, दिन में हमको मैक्सिमम कितने समय का लंच ब्रेक मिलता है। फटाफट से बताइए देवी और सजनों कि दिन में कितने समय का लंच ब्रेक हम लोगों को मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है तो कितने समय का मिलता है। बिल्कुल सही जवाब, आधा घंटे का लंच ब्रेक मिलता है। चलिए अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मजा आएगा, ये सारा चीज़ ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है एनी गवर्नमेंट सर्वेंट फाउंड गिल्टी इन एनी फॉर्म, एनी गवर्नमेंट सर्वेंट फाउंड गिल्टी फॉर अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता जो होता है ना, अनटचेबिलिटी जो होता है, अस्पृश्यता जो होता है, उसका अपराध, मतलब उस प्रकार का कोई एलिगेशन किसी के ऊपर आ गया और वो अगर प्रूव हो गया, तो बोला जा रहा है वो बंदा जो है ना, ही इज अनफिट फॉर पब्लिक सर्विस, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, इसको कभी भी बढ़वा नहीं देना है और कभी भी इसको प्रमोट नहीं करना है, हमेशा इसको
हम लोगों को दूर करना है। ठीक है, आगे आता है जॉइंट रिप्रेजेंटेशन। बहुत नए बच्चे को, यंग जो एस्पिरेंट्स रहता है, यंग जो ट्रेनीज रहता है, या फिर जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनको नहीं मालूम है। जो लोग ये क्लास देख रहे हैं ध्यान रखिए, जॉइंट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्वेंट्स विल बी व्यूड एज सबवर्सिव ऑफ डिसिप्लिन। तो जॉइंट रिप्रेजेंटेशन देना, ए बी सी डी, अरविंद को इच्छा हुआ, अरविंद, विशाल और अभिजीत मिलके मेरे खिलाफ कंप्लेन करेगा, जॉइंट रिप्रेजेंटेशन देगा, तो भैया अलाउड नहीं है, जॉइंट रिप्रेजेंटेशन कभी भी अलाउड नहीं है। और एक बात याद रखिए, जब भी कोई केस होता है जहां पे आप लोग, मतलब मान लीजिए कि कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं, अगर कभी भी आप कोई काम कर रहे हो, मतलब आप लोग मान लो कि सब मिलके थोड़ा आंदोलन टाइप कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वहां पे हमेशा आपका सुपरवाइजर का जो पहला काम रहेगा वो बोलेगा लिखित में दो। और लिखित में दो जब बोलेगा तब याद रखना है, गलती से भी सब मिलके जॉइंट रिप्रेजेंटेशन नहीं बनाना है। आपको अगर आवेदन देना है तो इंडिविजुअल देना है, आपका क्या मत है ना, वो बताना है, दूसरे का क्या मत है वो आपको नहीं बताना है। ठीक है, अगला क्या बोला गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछता है, ये सवाल बहुत बार पूछा गया, आगे भी कभी भी पूछा जा सकता है। एम्स का एग्जाम जो लोग दे रहा है ना, एम्स का एग्जाम जो लोग दे रहा है, मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है आपके एग्जाम का। याद कर लीजिए, नो इंडोर गेम्स शुड बी प्लेड इन ऑफिस बिल्डिंग आफ्टर 7 PM। शाम का 7 बजे के बाद इंडोर गेम नहीं खेलना है, अनलेस देयर इज सम स्पेशल ओकेशन, देयर इज सम टूर्नामेंट गोइंग्स ऑन, है ना, उस केस में हो सकता है, अदरवाइज नो इंडोर गेम शैल बी प्लेड आफ्टर 7 PM। ठीक है, अब उसके बाद देखिए खतरनाक इंपॉर्टेंट, क्यों, मान लो कि आपका शनिवार रविवार छुट्टी रहता है, या फिर शनिवार रविवार 2 दिन छुट्टी रहता है, आप काम करते हो, आपके घर से मान लो 50 किलोमीटर दूर आपका ऑफिस है, आपको ऑफिस से घर जाने के लिए क्यों हेडक्वार्टर लिविंग परमिशन चाहिए, क्यों आप बिना परमिशन का नहीं जा सकते हो, तो कारण देखिए, FR11, FR मतलब फंडामेंटल रूल, हम लोग आगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रूल है फंडामेंटल रूल, जिसका रूल 11 हमको बताता है दैट ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज होल टाइम एट द डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट। मेरा मिसेस बीच बीच में हमको बोलती रहती है, क्या तुम्हारा 10 घंटा 12 घंटे का ड्यूटी होता है ना, क्यों तुम 10 घंटे का ड्यूटी करते हो, तुम्हारे तो 8 घंटे का ड्यूटी है, 6 घंटे का ड्यूटी है, क्यों उसके बाद काम करते हो, तो हम बोलते हैं जनाबे आली, हमारा खाली 8 घंटा वंटा नहीं है, हमारा 24 घंटे का ड्यूटी है, और 24 घंटे के लिए गवर्नमेंट हमको पे करता है, मेरा जो सैलरी है वो 8 घंटे का नहीं है, वो मेरा 24 घंटे का है, तो 24 घंटा मेरा गवर्नमेंट ने खरीद लिया, है ना। अब वहां पे अगर हमको कभी भी जाना है, कहीं पे भी आपको अगर हेडक्वार्टर को छोड़ना है, इफ यू हैव टू लीव द हेडक्वार्टर, आपको क्या करना है, आपको स्टेशन लिविंग परमिशन लेना है, कि सर हमको बाहर जाने के लिए परमिशन दिया जाए, हेडक्वार्टर के बाहर जाने के लिए परमिशन दिया जाए। याद रहेगा, FR11 क्या बताता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट इज होल टाइम एट द डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट, है ना, 24 घंटा जो है अब गवर्नमेंट के डिस्पोजल पे ही है, जिस कारण से उनको अगर स्टेशन या फिर हेडक्वार्टर को छोड़ना होता है, लीव करना होता है, ही नीड टू सीक द परमिशन फ्रॉम हिज हायर अथॉरिटी। ठीक है, अब अगला आते हैं क्या बोला जाए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज लॉन्च्ड an online complaint management system named as SheBox। सवाल क्या पूछा जा सकता है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है, SheBox को लॉन्च किसने किया, तो शीबॉक्स को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, याद रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा शी बॉक्स को लॉन्च किया गया। शी बॉक्स क्या है, तो ये एक ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, किसके लिए बोला जा रहा है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट रिलेटेड जो एक्टिविटी है उसके अगेंस्ट में ऑनलाइन कंप्लेन करने के लिए ये एक आपका सिस्टम है, जिसको लॉन्च किया गया था 24 जुलाई 2017 में।
24 जुलाई 2017 में शीबॉक्स को लॉन्च किया गया था। और किसी भी प्रकार का घटना अगर आपका परिचित या आप मतलब मान लीजिए कोई भी फीमेल एम्प्लॉय या जो भी है उनके साथ अगर होता है तो यू मे लॉन्च कंप्लेन। कहाँ पे? डायरेक्टली इस लिंक के माध्यम से। ये लिंक जो है ना यूआरएल किया हुआ है, आप अगर इसको क्लिक करिएगा तो ये आपका लिंक काम भी करना चाहिए। ठीक है, चलिए हम इसको अभी लिप करते हैं, काम नहीं करवा रहे हैं। अरे चलिए, इसके बाद आ जाएगा एडवांस में जाके आपको खोलना रहेगा तो लिंक आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार काम कर रहा है कि नहीं। अच्छा, दिस साइट इज क्लिक हियर। अच्छा चलिए, इसको चेंज हो गया है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। चलिए, इसका लिंक आपका चेंज हो गया है, एक बार हम लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए ये नया लिंक हुआ है, चलिए अच्छा चीज़ है, इसी कारण से तो हम लोगों ने इसको खोला ना। चलिए, तो ये हमारा लिंक आ गया। अब हम वापस जाते हैं, तो लिंक मेरा क्या है देखता हूँ इधर, कोई चेंज। अच्छा ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने, ये देखिए अब ये सवाल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो गया है ना, क्योंकि इसमें चेंज हुआ है। पहले क्या था, इसका वेबसाइट था www.shebox.nic.in, बट ये एट प्रेजेंट मेरा वेबसाइट नहीं है। तो अभी मेरा वेबसाइट क्या हो गया, HTTPS वाला जो रहेगा, मान लीजिए www रख भी हम देते हैं तो shebox.wcd.gov.in, याद रहेगा shebox.wct। WCD मतलब आप बोल सकते हैं वुमेन कंप्लेन डिस्पोजल, महिला लोगों के द्वारा जो कंप्लेन किया जाएगा उसका जो आपका डिस्पोजल होगा, वुमेन्स कंप्लेन डिस्पोजल, याद रहेगा। WCD मतलब वुमेन कंप्लेन डिस्पोजल, तो शीबॉक्स wcd.gov.in, याद रहेगा ना वेबसाइट। ठीक है, देखिए आईपी एग्जाम पे खास करके मैं देखा हूं, आपका आईपी एग्जाम, पीएस ग्रुप बी एग्जाम पे बहुत सारा वेबसाइट पूछा जाता है, यूआरएल पूछा जाता है। जैसे पिछले बार पीएस ग्रुप बी के एग्जाम पे आरटीआई का ऑनलाइन पोर्टल क्या है वो पूछा गया था। ठीक है, तो आपको ये करंट अफेयर्स के भीतर भी आ सकता है ना, दूसरे जगह पे भी सवाल पूछा जा सकता है, तो इसको याद कर लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 4, जहां पे क्या बताया गया, फटाफट से बताइए तो रूल 4 में क्या बताया गया था। रूल 4 में क्या बताया गया था दोस्तों, जल्दी से बताइए। कंडक्ट रूल 1964 PDF। एक फटाफट से बताइए, फटाफट से। कंडक्ट कहाँ गया, कंडक्ट 1964। चलिए, तो क्या सवाल मैंने आपसे पूछा था, एम्प्लॉयमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, ज्योतिर्मय जी ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट कहाँ पे, इन प्राइवेट फार्म्स और कंपनीज, है ना। तो गवर्नमेंट सर्वेंट का जो नियर रिलेटिव्स है उन लोगों को प्राइवेट फार्म पे जॉब ले सकता है नहीं ले सकता है, इसके बारे में कहाँ पे बताया गया, तो रूल 4 में बताया गया। क्या बताया गया हम लोग देख लेते हैं। तो बोला जा रहा है कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इन एनी कंपनी और फार्म। तो क्या बोला गया, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अपने फैमिली मेंबर्स के, किसी भी फैमिली मेंबर्स के जॉब के लिए, गवर्नमेंट मतलब किसी भी प्राइवेट किसी भी फैमिली मेंबर्स के किसी भी प्राइवेट कंपनी या फार्म में जॉब के लिए किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। याद रहेगा, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अपने फैमिली मेंबर्स के जॉब के लिए किसी भी प्राइवेट कंपनी को, फार्म को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अब यहां पे गया नो गवर्नमेंट सर्वेंट, इसके भीतर ग्रुप A B C सारा आ जाएगा,
है ना। जो आज के दिन में हम पहले क्लास 1 बोला जाता था, आज हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप ए बोलते हैं। एक मिनट प्लीज वेट करिए। हाँ भाई, हेलो। हाँ बस बस पढ़ा रहे हैं थोड़ा। आपका क्या हाल है, आपका क्या हाल है। हम बस, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये पहला हमने जो देखा, ये किसके बारे में बोला गया, ऑल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में, कौन सा ग्रुप ए बी सी कुछ भी हो। अब बोला जी क्लास 1 यानी कि जो ग्रुप ए गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे उन लोगों के लिए क्या बोला जा रहा है कि नो क्लास 1 ऑफिसर शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट permit his family member or other dependent to accept employment in any company or firm with which he has an official dealings or in any other company or firm having official dealings with the government। तो कोई भी कंपनी जिसका गवर्नमेंट के साथ ऑफिशियल डीलिंग चल रहा है, या फिर वो जहाँ पे काम करता है उसके साथ ऑफिशियल डीलिंग चल रहा है, ऐसा कंपनी में अगर उनका अपना बच्चा, फैमिली मेंबर या फिर कोई दूसरा डिपेंडेंट वहाँ पे अगर जॉब लेना चाहता है, तो उसके लिए उनको क्या करना रहेगा, प्रीवियस सैंक्शन लेना रहेगा। ये किसके लिए, सबके लिए नहीं। ग्रुप बी में मान लो कि आप सुपरिटेंडेंट है, आप पोस्ट ऑफिस के सुपरिटेंडेंट है, आप ग्रुप बी ऑफिसर है, आप इंस्पेक्टर है, एएसपी है, तो आपको नहीं लेना है। बट मान लीजिए आप सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट हो गए, डायरेक्टर हो गए, तो आप क्लास 1 गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए। और मान लो कि टीसीएस के साथ आपका टाई अप चल रहा है या फिर इन्फोसिस के साथ टाई अप चल रहा है, तो वहां पे अगर आपके बच्चे को जॉब में भेजना है तो आपको क्या करना रहेगा, यू हैव टू ऑब्टेन प्रीवियस सैंक्शन फॉर दैट। बट यहां पे भी कंडीशन रखा गया, अगर कभी ऐसा सिचुएशन हो गया जहां पे आपके पास समय है नहीं, आप किसी तरीके से किसी कारण से वो ले नहीं पा रहे हैं कि तुरंत मान लीजिए वो अपॉर्चुनिटी नहीं था, तो वहां पर आपको इंटीमेट करना रहता है। ठीक है, जैसे देखिए यहां पे आपका बताया गया, क्या बोला गया, बोला गया प्रोवाइडेड दैट वेयर द एक्सेप्टेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट अवेट प्रायर परमिशन of the government or otherwise considered urgent, the matter shall be reported to the government। ठीक है, एंड एम्प्लॉयमेंट में बी एक्सेप्टेड प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो मान लो कि ऐसा हो गया भाई, आपका बच्चा जो है कि कोई कॉलेज में पढ़ता है और वहां पे टीसीएस कैंपसिंग में आया और आने के बाद उसको सिलेक्ट कर लिया। अब भाई आपका बच्चा तो वेट नहीं करेगा ना कि उधर से आएगा पापा के ऑफिस से, और जहाँ पे डीपीएस सर बोलेंगे कि भाई तुमको जाओ, परमिशन दे दिया, बेटा को जॉब लग जाए, या पीएमजी ऑर्डर करेगा, इसके लिए बैठा तो नहीं रहेगा। तो बोला जाए वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट योर अपॉइंटमेंट जो होगा वो होगा प्रोविजनल अपॉइंटमेंट, और जब हमारा गवर्नमेंट के द्वारा भी अनुमति दे दिया जाएगा उसी के बाद ही उसका परमानेंट ये हो सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, रिपोर्ट करना रहेगा। याद रहेगा विश्वनाथ जी, प्रद्युत जी, क्लियर है ना। नींद तो नहीं आ रहा है बताइए, नींद तो आ रहा नहीं आ रहा है ना। अगर किसी को नींद आएगा ना तो हम कुंभ के मेले में उसको इस बार भेज देंगे, वो भी शाही स्नान के दिन, फिर जाके आप समझिएगा। मेरा एक दोस्त गया हुआ है कुंभ के स्नान करने के लिए, हमको भी जाने का मन है। आप में से कोई है क्या उधर जो कुंभ के मेले में प्रयागराज के आसपास रहते हैं, तो बताइएगा भाई, आपसे मिलने के लिए हम आने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो रूल नंबर 4 हमने देखा, अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 5 में। तो 5 क्या बताता है, ये बताता है अबाउट टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन। ठीक है, अब इसके साथ हम लोग को हमको बताइए, एक और ऑप्शन हम लोग देखे थे जहां पे बताया गया था टू मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। अच्छा निखिल जी आप भी जा रहे हो, कब जा रहे हो व्हाट्सएप में मैसेज करना। 317 बिल्कुल, 317 है ना, 317 317 में बताया गया था पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के बारे में। 3 के 1 के साथ में बोला गया था कि गवर्नमेंट सर्वेंट को पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी जो है आपका मेंटेन करना रहता है ना कुलदीप जी। क्या बोला गया, बोला गया कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट, देखिए रूल 5 क्या बताता है,
तो बोला जा रहा है कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी ए मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हो सकता है। आपके एरिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी बोल रहा है कि आओ दोस्तों बनो मेरा मेंबर, है ना, तो आपको उसका मेंबर नहीं बनना है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो पॉलिटिकल नेचर का है उसका मेंबर नहीं बनना है और किसी भी अदर तरीके से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट या एक्टिविटी को आपको असिस्ट भी नहीं करना है। ठीक है, endeavor to prevent any member of his family from taking part in any movement subversive to the government। तो बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट के प्रति अगर सबवर्सिव है, मतलब जो गवर्नमेंट के हित में नहीं है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, ऐसा कोई भी मूवमेंट अगर चल रहा है, आपको अपना बेस्ट एफर्ट देना है कि आपका कोई भी फैमिली मेंबर जो है उसका पार्ट न बने, उसमें ज्वाइन ना करे, है ना। इंडेवियर मतलब होता है प्रचेष्टा करना, प्रयास करना, ट्राई करना, है ना, टू गिव योर बेस्ट एफर्ट। तो बोला जा रहा है endeavor to prevent any member of his family from taking part in any movement subversive to the government। गवर्नमेंट के प्रति, गवर्नमेंट के हित में नहीं है ना, ऐसा कोई भी मूवमेंट में आपका परिवार को पार्ट लेने के लिए मना करना है, उनको प्रयास करना है कि उसका पार्ट ना बने। बट कभी कभी बच्चा अपने हाथ से निकल जाता है ना। सारा बच्चा तो रणबीर कपूर की तरह नहीं होता ना एनिमल्स मूवी का, कि नहीं पापा पापा करेगा और पापा का सारा बात मानेगा। कुछ कुछ दूसरे प्रकार का भी होता है। तो अगर वो बंदा आपका बात माना नहीं तो आप क्या करिएगा, बोला गया भाई आप रिपोर्ट करो अपने ऑफिस में। बोला जा रहा है एंड रिपोर्ट टू द सुपीरियर अथॉरिटी इफ एनी ऑफ हिज फैमिली मेंबर टेक्स पार्ट और इन्वॉल्व इन एनी मैनर। किसी भी तरीके से वो अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाता है तो आपको इंटीमेट कर देना है कि सर देखिए हमने तो बोला था पर मेरा बेटा ना हाथ से निकल चुका है और कुछ होने वाला नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला जा रहा है in any manner regarding the previous point whether a party is political or not, whether a party is political or not the decision of government will be final। देखिए ये होता है इंटरप्रिटेशन का बात। जहां पे मान लो कोई एक पार्टी है ए बी सी, आप बोल रहे हो कि नहीं सर ये तो सोशल वर्क करता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं ये पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टी है, तो डिसीजन किसका फाइनल होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल होगा। क्योंकि हमने रूल 2 में डेफिनेशन पोर्शन पे देखे तो क्या देखे थे, गवर्नमेंट बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, तो उनका डिसीजन फाइनल होगा। अब यहां पे सवाल कैसे पूछेगा, यहां पे आपको पूछ सकता है कि इन एनी मैनर regarding whether a party is political or not the decision of dash will be final। ऑप्शन ए में कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी में कर देगा स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी में कर देगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी में कर देगा नन ऑफ दीज। आपको ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है कि प्रेसिडेंट नहीं है, यहां पे हमको सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बताना है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला जा रहा है नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल कैनवस और इंटरफेयर और यूज हिज इन्फ्लुएंस इन एनी इलेक्शन। किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी इलेक्शन के लिए कैनवसिंग नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता, अपना जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, उसको यूज नहीं कर सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये कहां पे बताया गया, रूल 5 में। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताया गया, देखिए बोला जी ने नॉट टू डिस्प्ले एनी इलेक्ट्रल सिंबल ऑन पर्सनल व्हीकल और एट रेसिडेंस। आप एक ऑडी खरीदे हैं, मर्सिडीज खरीदे हैं, बीएमडब्ल्यू खरीदे हैं और वहां पे एक लोटस लगा के घूम रहे हैं, है ना, तो भैया पॉलिटिकल सिंबल जो है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, इवन बोला जा रहा है आपके घर पे भी अलाउड नहीं है। अब ये सबसे मुश्किल वाला बात दिया है। मैं अगर मना करूंगा कि मेरे घर के पीछे जो आपका जोड़ा फूल होता है ना, बंगाल साइड में आप जाइएगा ना तो उधर जोड़ा फूल मिलता है, ममता दीदी का है,
वो लगाने के लिए मैं मना करूंगा ना, उसके बाद मैं निकल नहीं पाऊंगा, मेरा हड्डी निकलेगा उधर से, है ना। और बताइए बोल रहा है कि भाई ये लगाना जो है कंडक्ट के खिलाफ है। अब कोई अगर मेरा घर का फोटो खींच के मेरे अगेंस्ट में कुछ लगा देगा तब तो हमारा बल्ले बल्ले हो जाएगा, है ना। पर हमको याद रखना है, गाड़ी में, अपने आवास में, है ना, डब्लू में नहीं निकल पाएंगे। चलिए, तो जो भी है ना, तो हमको ये नहीं करने देना है, नहीं करना है, ठीक है। ओके, अब यहां पे देखिए, ये एक सवाल पूछता है एग्जाम पे, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है ओकेशनल अटेंडेंस इन पॉलिटिकल मीटिंग इज परमिटेड। ये एक जीआईडी था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन था, जहां पे बोला गया ना कभी कभी आप पॉलिटिकल मीटिंग में अटेंड भी कर सकते हो। ये सारा रखा हुआ है बचाने के लिए, है ना। कभी मान लो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गया और आप चले गए, तो भाई चलो, अगर आप मेरे साथ हो तो सब ठीक है ना। तो ओकेशनल अटेंडेंस, कभी कभी अटेंड करना, रोज चले जाते हैं वो गड़बड़ है, कभी कभार आप जा सकते हैं। तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि ओकेशनल अटेंडेंस इन पॉलिटिकल मीटिंग इज परमिटेड, द स्टेटमेंट इज ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी कैन नॉट बी डिसाइडेड। क्या हो जाएगा आंसर? ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात ट्रू हो जाएगा। फिर बोला गया राइट टू वोट इन इलेक्शन इज देयर, आप इलेक्शन पे वोट दे सकते हो, बट यू शुड नॉट इंडिकेट टू प्रपोज वोट। अब बोल नहीं सकते उसको ना एक नंबर पे दे देना, एक नंबर पे, या फिर आप बोल नहीं सकते हो कि भाई आपको किसको, आपने किसको वोट दिया। तो क्या क्या नहीं कर सकते हो? इलेक्शन आप वोट दे सकते हैं, बिल्कुल वोट दे सकते हैं, बट आप इंडिकेट नहीं कर सकते हो कि वोट आपने किसको दिया। और आप ये भी नहीं प्रपोज कर सकते हो मैंने तो एक नंबर पे दिया, तुम 7 नंबर पे दे देना, है ना। तो ये सारा काम हमको नहीं करना है। फिर proposing और सेकेंडिंग ए नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। क्या आपने प्रपोज कर दिया कि मेरे बिहाफ से ना आप इसको ले लेना, ये कैंडिडेट रहेगा, ये मेरा कैंडिडेट है, तो ये सारा काम भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। फिर क्या बोला गया? बोला कि टेकिंग पार्ट इन होल्डिंग रैलीज इन सपोर्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट अलाउड। किसी पॉलिटिकल रैली में, पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में रैली करना, ये भी आपका अलाउड नहीं है। एक्टिंग एज एन इलेक्शन एजेंट, पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट इज नॉट अलाउड। याद रहेगा, इलेक्शन एजेंट, पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट बनना भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए मना है, ठीक है। आगे बढ़े, रूल नंबर 5 हमने देखा। यहां तक किसी का अगर कुछ डाउट है, मन में कोई संशय है, तो आप बता सकते हैं। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं रूल 6। रूल 6 में क्या बोला गया? ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन। हमने क्या बोला था कि जो लोग एसोसिएशन वाले होते हैं वो बुरे लोगों का छक्के छुड़ा देते हैं, है ना। तो रूल नंबर 6 में क्या बताया गया? एसोसिएशन के बारे में बताया गया। क्या बोला गया देख लीजिए। बोला जी नॉट टू ज्वाइन और कंटिन्यू एज ए मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन द एक्टिविटीज ऑफ विच आर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। आपको किसी भी ऐसा एसोसिएशन में ज्वाइन नहीं करना है, उसका मेंबर के रूप में नहीं रहना है, जिसका एक्टिविटी जो है हमारे देश के सॉवरेनिटी के, इंटीग्रिटी के खिलाफ है, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है, मोरालिटी के अगेंस्ट में है। ऐसा किसी भी एसोसिएशन का पार्ट हमको नहीं बनना है, मेंबर हमको नहीं बनना है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि भाई आप किसी एसोसिएशन का पार्ट हो, अब वेदर द एसोसिएशन इज प्रीजुडिशियल,
एसोसिएशन का जो एक्टिविटी है, द एक्टिविटी ऑफ द एसोसिएशन is or are prejudicial to the interest of sovereignty and integrity or not, that will be decided by the head of the department or concerned ministry where you are working, है ना। तो वो जो आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपका रहेगा, कंसर्न मिनिस्ट्री आपका रहेगा, वो डिसाइड करेगा कि आपने इस रूल का वायोलेशन किया या नहीं किया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में क्या बताया गया? तो बोला गया डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक। डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है नॉट टू एंगेज इन डेमोन्स्ट्रेशंस प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, रिलेशंस विथ फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, है ना। तो ये सारा चीज को, इसके अगेंस्ट में जो लोग चीज जा रहा है, ऐसा किसी भी डेमोन्स्ट्रेशन में आपको पार्ट नहीं बनना है। किसके किसके अगेंस्ट में बोला गया? तो देखिए, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, रिलेशंस विथ फॉरेन स्टेट, मतलब फॉरेन कंट्री के साथ जो मेरा रिलेशन है, मेरा जो सॉवरेनिटी है, सार्वभौमत्व तो हम बोलते हैं, सिक्योरिटी बोलते हैं हमारा देश का, फॉरेन के साथ मेरा रिलेशन, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट ने कुछ बोल दिया और आप उसके खिलाफ चले गए, चलेगा ना? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कोर्ट का ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, मतलब कोई ऑफेंस करने के लिए, अपराध करने के लिए आप किसी को प्रोवोक कर रहे हो, ऐसा किसी भी प्रकार का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं चलेगा। याद रहेगा, ऐसा किसी एक्टिविटी में सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं जाना है। ठीक है। फिर बोला गया नॉट टू रिसोर्ट टू और एबेट, ना आपको पार्ट होना है, ना आपको मदद करना है, ना आपको स्ट्राइक में पार्ट लेना है, ना पार्ट लेने के लिए किसी को मदद करना है, उसका ना है, ये भी नहीं करना है। ठीक है। नॉट टू कॉज कोएर्शन और ड्यूरेसेस इन सर्विस रिलेटेड मैटर। अब मान लो कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप कोई स्ट्राइक या डेमोन्स्ट्रेशन में पार्ट लिए हैं या कुछ भी कर रहे हैं। अब कोई बंदा जो है जा रहा है काम करने के लिए, और आप जा गए उधर और सीधा लेके बोले भाई इसने बंद बुलाया और तू आ रहा है काम करने के लिए, तेरा हड्डी पटली सब तोड़ देंगे क्या, है ना। तो भैया आपने क्या किया? यू हैव कॉज कोएर्सियन और ड्यूरेसेस, मतलब काम करने में आप बाधा दिए हो, तो दिस आर ऑल्सो नॉट अलाउड, ये भी आपका अलाउड नहीं है। याद रहेगा। तो ना आपको स्ट्राइक में पार्ट लेना है, ना उसमें मदद करना है, ना काम करने के लिए किसी को बाधा देना है। ठीक है। अब बात आता है भाई स्ट्राइक किसको बोला जाएगा, स्ट्राइक के भीतर क्या क्या चीज आता है। ठीक है। तो देख लीजिए क्या क्या चीज आपका आता है। बोला जी मास एब्सटेंशन फ्रॉम वर्क विदाउट प्रॉपर परमिशन। एक ऑफिस में 10 लोग काम करता है और एक साथ सबने आना छोड़ दिया, नहीं आया, तो इसको हम क्या मानेंगे? इसको मानेंगे कि भाई वो लोगों ने स्ट्राइक कर दिया। भले ही उसके पीछे कोई कारण मरण रहेगा, वो बाद में देखेंगे, बट नॉर्मली हम लोग उसको मान लेंगे दे हैव पार्टिसिपेटेड इन सम स्ट्राइक, है ना, जिस कारण से एक साथ में सब एब्सटेन हो गया, है ना। फिर रिफ्यूजल टू वर्क ओवर टाइम वाइल नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट। अब पब्लिक इंटरेस्ट में आपको ओवर टाइम करना था, आप आरएमएस में काम कर रहे हो, आपको मान लो कि 500 के बदले 5 लाख पार्सल आ गया और आपको बोला गया कि भाई तुम एक्स्ट्रा काम करो, और आपने बोला कि मैं करेंगा नहीं साला, क्या कर लोगे, है ना। तो रिफ्यूजल टू वर्क ओवर टाइम जो है, दिस मे ऑल्सो बी ट्रीटेड एज स्ट्राइक। फिर प्रैक्टिसेस और कंडक्ट which results in or may results in cessation or substantial retardation of work in any organization। किसी भी प्रकार का प्रैक्टिस, किसी भी प्रकार का कंडक्ट जो जो क्या करेगा, जो बोला जा रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो काम होता है ना, जो काम होता है उस काम को सीज कर दे रहा है, बंद कर दे रहा है, बाधा दे रहा है, रिटार्डेशन क्रिएट कर रहा है, तो ये सारा चीज जो है इसको भी हम स्ट्राइक ट्रीट करते हैं। ठीक है।
फिर गो स्लो, सिट डाउन, पेन डाउन, स्टे इन, टोकन, सिंपैथेटिक और एनी अदर सिमिलर स्ट्राइक। ये प्रकार का भी जो चीज होता है ना कि भाई चलो ऑफिस में जाएंगे बट काम स्लो स्लो करेंगे, बैठे ही रहेंगे, आज तो हम पेन नहीं उठाएंगे, इस प्रकार का जो चीज है ये सारा चीज भी हमारे स्ट्राइक के भीतर ही आता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 8। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए कि नहीं बताइए फटाफट से। जिसको नींद आ रहा है वो एक बार हमको लिखिए फीलिंग स्लीपी, फटाफट से लिखिए। तो अगर किसी को नींद आ रहा है, नहीं आ रहा है तो खाली नो लिख दीजिए। अगर किसी को नींद नहीं आ रहा है तो फटाफट से खाली एक बार नो लिख दो। चलिए कुछ लोगों का रिस्पॉन्स आया, कंटिन्यू फीलिंग एक्टिव। चलिए तो अभी हम लोगों को भी बोलना पड़ेगा, हाउ इज द जोश, कैसा है जोश बताओ, हाउ इज द जोश। चलिए अरविंद जी हाय सर ना, मूवी देखे थे ना, मजा आया था, हाय। चलिए हाई रखना है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं रहेगा सब खत्म, है ना। जोश हमारा अंदर से आना चाहिए, रहना चाहिए। जब तक एक बात हम पहले भी बोले हुए थे, एक बात याद रखिए, कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन दे रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, याद रखना है करेंगे या मरेंगे आज के दिन में नहीं चलता है। करेंगे या मरेंगे वो बहुत पहले का था, आज के दिन में बात है ना करके मरेंगे नहीं। हमको अगर मरना भी है तो जो टारगेट मैं लिया उसको अचीव करूंगा, उसके बाद मरूंगा, उसके पहले नहीं मरूंगा। आपको आईपी एग्जाम देना है तो भाई हमको रिजल्ट निकलने के बाद मरना है, उसके पहले नहीं मरना है। एग्जाम खत्म करेंगे, रिजल्ट आएगा, पास करेंगे, फिर मरेंगे, उसके पहले मरना भी नहीं है। याद रहेगा? ग्रुप भी दे रहे हैं सेम, आप एम्स का एग्जाम दे रहे हो सेम, कोई भी जगह का, ठीक है। चलिए ये सब बात बोलने के बाद ना हमको नींद बड़ा अच्छा आता है रात में, ठीक है। सोते बहुत ज्यादा है हम। हाँ उसमें भी हम बोलते हैं कि सुबह 9 बजे तक उठेगा नहीं। चलिए वो सब भूल जाइए, आएगा नहीं आएगा आपको जानना है अरविंद जी, जानने के लिए पढ़िए। एग्जाम होगा नहीं होगा ये तो वही शाहरुख खान की तरह हमको बोलना पड़ेगा, राम जाने राम जाने। एग्जाम होगा कि नहीं होगा ये अभी राम जाने, ठीक है। एक्चुअली मैठी जी माई इंग्लिश इज़ नॉट दैट गुड, जिस कारण से मैं प्रयास करता हूँ कि हिंदी में ही ज़्यादा चलाने का, बट मैं प्रयास कर रहा हूँ थोड़ा इंग्लिश को भी धीरे धीरे इम्प्रूव करने के लिए। और मोटा मोटी आप अगर सुनिएगा तो मुझे लगता है दिक्कत नहीं होगा। बट इफ एनी वेयर यू फील दैट वट एवर आई एम डिस्कसिंग इट इज़ नॉट क्लियर, देन प्लीज टेल मी, आई विल डिस्कस इट इन इंग्लिश ऑल्सो, ठीक है। हाँ मेरा हिंदी सब लोग समझता है, मेरा मिसेस को बिल्कुल हिंदी नहीं आता था और वो हमसे सुन सुन के हिंदी सीख लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं रूल 8 जहाँ पे बताया गया कनेक्शन विथ प्रेस और मीडिया, चैनल 8 हम लोग याद रखे थे, है ना। चलिए अब क्या बताया जा रहा है, बोला कि नॉट टू ओन होली और पार्शियली, किसी भी एडिटिंग हाउस वगैरह के बारे में, न्यूज़पेपर के बारे में, पीरियडिकल्स के बारे में, पब्लिकेशंस के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। रूल 8 चलिए यहाँ से भी हम लोग एक बार निकाल लेते हैं। रूल 5, 6, 7, 8 क्या बोला गया देखिए, नो गवर्नमेंट सर्वेंट shall except with previous sanction of government own wholly or in part or conduct or participate in the editing management of any newspaper or other periodical publication or electronic media। अब मैं और मेरा दोस्त मिलके एक आपका मान लो कि न्यूज़पेपर खोल दिया, है ना, तो वो नहीं चलेगा। पार्ट एडिटिंग का पार्ट जो रहता है, एडिटिंग टीम वगैरह का जो है उसका पार्ट बन गया किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, किसी पीरियडिकल पब्लिकेशन का, तो अगर आप प्रीवियस सैंक्शन नहीं लेते हैं तो ये अलाउड नहीं है। नॉट टू ओन होली पार्शियली पार्टिसिपेट इन एडिटिंग मैनेजमेंट ऑफ न्यूज़पेपर पीरियडिकल पब्लिकेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विदाउट प्रीवियस सैंक्शन। तो आप सारा काम कर सकते हो इफ देयर इज प्रीवियस सैंक्शन। आपको अगर पहले से सैंक्शन दिया गया तो आप कुछ भी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं।
फिर बोला जी ने यू मे डू इट, बट कब, जब दिस इज परमिटेड इन डिस्चार्ज ऑफ योर ड्यूटी। आपका काम ही है यही कि भाई मान लो कि जैसे प्रेस शॉटिंग ऑफिस में कोई बंदा काम करता है, अब वहां पे उनको कुछ काम वगैरह दिया गया है ना, तो ये उनका अपना ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए ही करना पड़ता है, तो ये आपका अलाउड है। अब अगर कभी भी किसी भी प्रेस में, मीडिया में आप अपना व्यू दे रहे हैं, अगर किसी भी प्रेस मीडिया पे आप अपना व्यू दे रहे हैं, मेक इट क्लियर दैट द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय यू आर ऑफ योर ओन, नॉट ऑफ द गवर्नमेंट। मैं जो बोल रहा हूं ये मेरा व्यू है, ये सरकार का व्यू नहीं है, गवर्नमेंट का व्यू नहीं है। आप किसी बुक को पब्लिश कर रहे हो, आप किसी मीडिया में पार्टिसिपेट कर रहे हो, जब आप अपना व्यू दे रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि द व्यू जो है ये व्यू मेरा है, दिस इज नॉट द व्यू ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर है? कहां पे बताया गया, मैंने नहीं बोला, रूल 8 में ये सारा बातें जो है आपका बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल 9। रूल 9 पे क्या बताया गया? अच्छा फटाफट से और एक बार हमको बताइए तो, रूल 7 में क्या देखे थे हम लोग? रूल 7 में हम लोग क्या देखे थे? फटाफट से बताइए। स्ट्राइक, सचिन ने जवाब दिया, बाकी लोग, बाकी लोग रूल 7 डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्राइक। चलिए जवाब नहीं दे रहे तो हमको कभी कभी लगता है भाई आप लोग स्ट्राइक ना कर दे, है ना, पेन डाउन, डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल 9 क्या बता रहा है? तो हम लोग देखे थे क्रिटिसिज्म, हमने क्या देखे थे, हम लोग कैसे इसको याद रखे थे कि क्रिटिसिज्म करना उचित नहीं है। क्रिटिसिज्म, CISM करना उचित नहीं है ना, मतलब बंगला में बोले उचित नॉय, उचित नॉय। तो 9 में आपका क्या बताया गया? क्रिटिसिज्म के बारे में बताया गया। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है नॉट टू क्रिटिसाइज एनी करंट पॉलिसी और एक्शन ऑफ गवर्नमेंट इन मीडिया और डॉक्यूमेंट बाय हिज नेम एनोनिमियसली, स्यूडोनिमियसली, है ना। तो बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट का किसी भी करंट पॉलिसी, गवर्नमेंट का किसी भी करंट पॉलिसी या फिर एक्शन को हमें क्रिटिसाइज नहीं करना है। जैसे जैसे मान लीजिए कुछ दिन पहले आपका आया था, क्या बोलते हैं, NPR या क्या आया हुआ था बताइए तो, कुछ दिन पहले बिल कुछ आया हुआ था जहाँ पे सिटीजनशिप के ऊपर आया हुआ था, याद है? NPR बिल या क्या था, NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, NPR वाला ही आया हुआ था ना, NPR बिल वगैरह कुछ आया हुआ था। NRC आया हुआ था ना, एक मिनट, NRC बिल ही आया हुआ था ना। मान लो कि जो, हाँ, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, तो मान लीजिए कि NRC बिल आपका आया हुआ है ना। अब गवर्नमेंट ने उसमें कुछ अपना डिसीजन दिया, बट किसी कारणवश आप उस डिसीजन से संतुष्ट नहीं हो, तो ये गवर्नमेंट का एक करंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट का एक एक्शन है, और आप सीधा मीडिया में चले गए और वहां पे जाके आपका बोलने लगे, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लग गए, तो बट भाई ये हमारा रूल नंबर 9 का वायोलेशन होगा। क्लियर है? तो गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज करना किसी भी करंट पॉलिसी, किसी भी एक्शन, इसको तो यहाँ पे बोला जा रहा है ये आपका, आपको क्या हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि ये उचित नहीं है, इट इज ए वायोलेशन। क्या बोला जा रहा है देखिए, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इन एनी रेडियो ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट through any electronic media or any document published in his own name anonymously, pseudonymously or in name of any other person वगैरह जो भी है, उसमें क्या नहीं करना है, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देना है which has the effect of an adverse criticism of any current और रिसेंट पॉलिसी और एक्शन। देखिए यहाँ पे सारा जगह पे ना जो बोला गया गवर्नमेंट का करंट पॉलिसी के बारे में, गवर्नमेंट के रिसेंट पॉलिसी के बारे में, गवर्नमेंट के एक्शन के बारे में यहाँ पे आपका बताया गया है।
ठीक है, तो इसका हमको क्या नहीं करना है, इसका हमें किसी भी प्रकार से क्रिटिसाइज नहीं करना है। ठीक है, तो ये बात हमको याद रखना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब बोला जा रहा है, ये बात पे भी ध्यान दीजिए, ये सवाल भी कभी कभी पूछता है, बोनाफाइड एक्सप्रेशन बाई ऑफिस बियरर ऑफ ट्रेड यूनियन आर परमिटेड। अब बहुत जगह पे ऑफिस बियरर रहते हैं, है ना, जो किसी ट्रेड यूनियन का पार्ट है, उस ऑफिस बियरर जो लोग रहेंगे तो उनके लिए बोला जा रहा है वो अपना व्यू दे सकते हैं, है ना। नथिंग इन दिस रूल, जो भी हमारा सब रूल वन था, इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू ए बोनाफाइड एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज बाय हिम एज ऑफिस बियरर, है ना। आपको मान लीजिए कि आपका जो क्या बोलते हैं हम लोग, जो जनरल सेक्रेटरी होता है किसी पर्टिकुलर यूनियन का बनाया गया, है ना, और वहां पे आपको व्यू देना है। गवर्नमेंट ने मान लीजिए यूपीएस लाया, है ना, या फिर आपका एनपीएस लाया, ओपीएस जो भी, तो उसके अगेंस्ट में मान लीजिए, उसके अगेंस्ट में या उसके संबंध में आपको अपना व्यू देना है। तो बोला जा रहा है एज एन ऑफिस बियरर ऑफ ए ट्रेड यूनियन or association of government servant for the purpose of safeguarding the condition of service of such government servants or securing an improvement thereof is allowed। तो आप किसी पर्टिकुलर रजिस्टर्ड यूनियन का मेंबर है, एसोसिएशन का मेंबर है, ऑफिस बियरर है, और वहां पे आप अपना एक्सप्रेशन दे सकते हो। क्लियर है? क्लियर है ना? बताइए क्लियर है कि नहीं है? मतलब एकदम जबरदस्ती बोलेंगे, क्लियर है बोलिएगा तभी जाके जाएंगे, भले ही क्लियर हो या ना हो, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला जा रहा है यहाँ पे, जब ठीक है चलो भाई तुमको ये बात हम बोल दिए, अब बोला जा रहा है अगर तुम कभी अपना स्टेटमेंट दे रहे हो, not to make any such statement that make an embracing relationship between the union and state government and any foreign state। तो आप अगर मान लो ऑफिस बियरर हो, ठीक है, अच्छी बात है, आपको स्टेटमेंट देना है, दो, चलो तुमको परमिशन दिया गया, बट आपको कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना है जो मेरा केंद्र सरकार के साथ स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशनशिप जो है उसको गड़बड़ी पैदा कर दे। दूसरा, हमारे केंद्र सरकार के साथ फॉरेन गवर्नमेंट जो है उनका रिलेशन को खराब कर दे, ऐसा भी किसी भी प्रकार का क्रिटिसिज्म आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये बात हमारा बताया गया कहाँ पे, रूल नंबर 9 में ये सारा बातें जो है आपका बताया गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आगे आएंगे हम लोग रूल नंबर 10 में। चलिए, रूल 10 में क्या बताया जा रहा है, तो बोला जा रहा है एविडेंस बिफोर कमिटी और एनी अदर अथॉरिटी। ठीक है, तो बोला जा रहा है प्रायर सैंक्शन इज रिक्वायर्ड टू गिव एनी एविडेंस बिफोर एन इंक्वायरी बाय एनी पर्सन और कमिटी। तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई इंक्वायरी कंडक्ट किया जा रहा है, किसी भी कमिटी के द्वारा अगर कोई इंक्वायरी कंडक्ट किया जा रहा है और आपको वहां पे विटनेस देने के लिए बुलाया गया है, तो आपको उसके लिए प्रायर सैंक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब बोला जा रहा है नॉट रिक्वायर्ड। अब जब आप मान लो कि भाई गए हो एविडेंस देने के लिए, वहां पे भी बोला जा रहा है आप गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है। क्लियर है? तो प्रायर सैंक्शन चाहिए, जब भी हम एविडेंस देने के लिए जाएंगे हमको प्रायर सैंक्शन लेना है, और जब हम एविडेंस देने जाएंगे वहां पे जाके भी किसी भी तरीके से गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म हम नहीं करेंगे। फिर क्या बोला गया, नो सैंक्शन नेसेसरी, नो सैंक्शन इज नेसेसरी इन केस ऑफ इंक्वायरी by an authority conducted by an authority which has been appointed by the government, the parliament, judicial inquiry और departmental inquiry। अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई कमिटी का गठन किया गया और वहां पे जाके आपको विटनेस देना है। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा कोई कमिटी का गठन किया गया, आपको वहां पे जाके विटनेस देना है। कोई जुडिशियल इंक्वायरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा कोई इंक्वायरी किया जा रहा है, आपको वहां पे जाके आपको विटनेस विटनेस देना है ना। आपको उस इंक्वायरी में आपका बुलाया गया है।
डिपार्टमेंटल कोई इंक्वायरी चल रहा है जहां पे आप एक विटनेस हो, तो आपको अगर वहां पे जाना है उसके लिए कोई सैंक्शन नहीं चाहिए, उसके लिए कोई सैंक्शन नहीं चाहिए, बट आपको परमिशन लेना रहता है। किस लिए? ताकि भाई आपको हेडक्वार्टर लिविंग परमिशन मिल जाए, आपके बदले वहां पे नेसेसरी अरेंजमेंट किया जाए, इस कारण से आपको परमिशन लेना रहता है। अदरवाइज आपको जाने के लिए वहां पे कोई किसी भी प्रकार का सैंक्शन का आवश्यकता नहीं है। कहां पे बताया गया? रूल 10 में ये सारा बातें जो है आपका बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल 11 क्या बताया गया? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। रूल 11 में बताया गया कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। बोला जा रहा है कि एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज इन गुड फेथ कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू ए पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जब अपना परफॉर्मेंस कर रहा है, अपना ड्यूटी कर रहा है, ड्यूटी को निभा रहा है, वहां पे अगर उनसे कोई इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा आरटीआई एक्ट के तहत, तो जो परमिसिबल इंफॉर्मेशन रहेगा वो इंफॉर्मेशन वो शेयर कर सकता है, शेयर करेगा, इसमें कोई मनाही नहीं है। बट no government servant shall accept in accordance with any order of the government communicate directly or indirectly any official document or part thereof or classified information to any government servant or any other person। तो उनके ऑफिस का किसी भी प्रकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को किसी भी दूसरा गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ या दूसरे पर्सन के साथ उनको शेयर नहीं करना है। कहां पे मना किया गया? रूल 11 पे मना किया गया। ठीक है, रूल 11। एक मिनट, अरे हैंग कर गया, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है कि नहीं। मोटा मोटी एक्स्ट्रा होने का चांसेस आपका कम रहेगा, ज़्यादातर चीज़ जो है हम लोग इसमें कवर कर चुके हैं। ठीक है, आगे आते हैं रूल 12 में। रूल 12, रूल 13 तक हम लोग आज खत्म करेंगे। ठीक है, फिर हमारा कल के क्लास में आगे बढ़ेंगे। रूल 12 में क्या बताया गया? सब्सक्रिप्शन। किसी को नींद नहीं आ रहा है ना? एक बार फटाफट से बताइए तो, किसी को नींद आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। रामकृष्ण, अभिजीत, मधुस्मिता और किसी को, बाकी लोगों को आ रहा है। ठंडा जो है ना, मज़ा बड़ा आएगा रात में जब जाएंगे बिस्तर पे, सोने का मज़ा ही कुछ और है। और सबसे अच्छा है अगर ऑफिस जो है ना ठंडे के टाइम पे 12 बजे से चालू करना चाहिए। इस संदर्भ में आपका क्या राय है? एटलीस्ट जो हमारा ऑफिस रहेगा 12 बजे चालू होना चाहिए कि भाई 9-10 बजे तक सो जाओ, फिर आराम से ऑफिस में आओ, फिर काम धाम करो, है ना। यहाँ पे ना आप सब डिविजनल हेड जब बनिएगा, हालांकि ऐसा हम लोगों को करना नहीं चाहिए, बट सब डिविजनल हेड में एक आपका फ्रीडम मिल जाता है कि कम से कम मान लो कि बहुत ज़्यादा मन है कि भाई ठंडे के टाइम पे आज बड़ा सोने का मूड है, तो कभी कभी आपको ये मौका मिल सकता है कि चलो आज सो जाते हैं। ठीक है, ये कंप्लीटली अनऑफिशियल है और मेरा पर्सनल व्यू है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का व्यू नहीं है। ठीक है, और जो लोग आपका मान लो कि अभी तक गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन नहीं किए हैं, वो मेरा बात सुनेगा तो पहले गाली देगा कि इसीलिए गवर्नमेंट वाला जो है ना सब गड़बड़ हो रहा है, ये लोग 12 बजे ऑफिस आने के बारे में बात करता है। ठीक है, चलिए बस वो हम लोगों का ख्वाब है। चलिए आगे आते हैं रूल 12, जहां पे बताया गया सब्सक्रिप्शन के बारे में। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विथ प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी आस्क फॉर और एक्सेप्ट कंट्रीब्यूशन टू और अदरवाइज एसोसिएट हिमसेल्फ विथ राइजिंग ऑफ फंड और अदर कलेक्शन इन कैश और काइंड इन परसुएंस ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट व्हाटसोएवर। क्या क्या बोलता है इसमें? तो फंडा क्या है? तो बोला जा रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जब तक प्रीवियस सैंक्शन नहीं रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर कंपिटेंट अथॉरिटी का, तब तक वो किसी दूसरे बंदा से बोल नहीं सकता है कि भाई तुम इस काम के लिए हमको पैसा दो। पैसा कलेक्ट नहीं कर सकता,
फंड को रेज नहीं कर सकता, है ना, और इस प्रकार के किसी भी एक्टिविटीज में वो खुद को एसोसिएट भी नहीं कर सकता, दूसरे से कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर किसी से लेना है तो उसके लिए उनको गवर्नमेंट का या फिर कंपिटेंट अथॉरिटी का परमिशन चाहिए। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, मेंबर्स ऑफ ए यूनियन, अगर किसी यूनियन का कोई मेंबर है वो लोग क्या कर सकता है, अपने मेंबर के भीतर, मान लीजिए कि कोई एक यूनियन है एबीसी, अब एबीसी यूनियन क्या कर सकता है, एबीसी का जितना सारा मेंबर है उस मेंबर के पास से वो सब्सक्रिप्शन कलेक्ट कर सकता है, बट ये बीसीडी के मेंबर के पास नहीं जा पाएगा। अगर बीसीडी के मेंबर से पैसा लेना है तो उसके लिए फिर कंपिटेंट अथॉरिटी का परमिशन चाहिए, गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। देखिए यही बात यहाँ पे आपका बताया गया, द मेंबर्स ऑफ यूनियन कैन फ्रीली कलेक्ट सब्सक्रिप्शन अमोंग देमसेल्व्स, मतलब उस यूनियन के मेंबर के भीतर से, ठीक है, फॉर द वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ द यूनियन, बट so long as their appeal is confined in the members no permission need to be sought, जब तक अपने मेंबर्स के भीतर रहेगा उनको कोई परमिशन लेने का आवश्यकता नहीं है। बट इफ एनी अप्रोच टू द पब्लिक इज मेड, अगर पब्लिक के पास वो कोई अप्रोच कर रहा है या फिर किसी दूसरे यूनियन के पास वो आपका अप्रोच कर रहा है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, है ना, यहाँ पे एक्चुअली दूसरे यूनियन के बारे में नहीं बोला गया, यहाँ पे केवल पब्लिक के बारे में ही बोला गया, दूसरे यूनियन वाला उनको देगा भी नहीं, जाएगा तो पीट के भगाएगा, है ना। अब बोला जी अगर वो पब्लिक के पास अप्रोच कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसके लिए उनको परमिशन लेना पड़ेगा। क्लियर है। अब यहां पे कुछ एग्जेम्पशन भी है, एक्सेप्शन भी है, जैसे कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल डिफेंस फंड इज परमिसेबल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपका पूछता है एग्जाम पे, ठीक है, कि नेशनल डिफेंस फंड के लिए कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करना आपका परमिसेबल है। ठीक है, देखिए 1961 में आपका लड़ाई हुआ था ना उस टाइम पे, उसके बाद 62 में ये आपका आया हुआ था। चलिए अब अगला आते हैं रूल 13। चलिए बताइए रूल 13 करके हम लोग खत्म करेंगे या यहीं पे हम लोग खत्म करें, आपका जो राय रहेगा बताइए। 13 तक पढ़ना है, चलिए 13 खत्म कर लेते हैं निखिल जी, इतना काहे आप हड़बड़ा रहे हैं, आप 13A भी करने के लिए बोल रहे हैं प्रद्युत जी। चलिए बढ़िया है, तो 13 तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद 13A देखेंगे, ठीक है, और एक क्लास में हम लोगों का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वाला जो है ना वो थोड़ा छोटा छोटा ही है, इसके बाद में जो है बहुत बड़ा आपका नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। लास्ट में 2 गो तो मेरे एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। 13 में आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो खास करके एम्स वाला एग्जाम दे रहा है, ठीक है, एम्स का डबल का एग्जाम बहुत लड़का लोग दे रहा है, हमको कुछ लोग मैसेज भी किया हुआ था, तो उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला, 110% है, आपको यहां से सवाल पूछेगा ही पूछेगा रूल 13 से। पहला सवाल क्या हो सकता है, गिफ्ट को किस रूल में बताया गया, रूल 13 में बताया गया। आप मान लो मेरा बात, आपको यहां से 2 से 3 सवाल अगले एग्जाम पे पूछा जाने वाला है, एटलीस्ट 2 सवाल मान लीजिए, ठीक है, गिफ्ट और डाउरी मिला के 2 से 3 सवाल तो आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो पहला सवाल गिफ्ट के बारे में कौन सा रूल पे बताया गया, तो रूल 13 में हम लोग देखे थे, गवर्नमेंट सर्वेंट गिफ्ट के बारे में अनलकी होता है, तो रूल 13 में बताया गया, और डाउरी के बारे में और अनलकी होते हैं, इसलिए 13A में बताया गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है नॉट टू टेक गिफ्ट्स बाय हिम और not to take gifts by him और permit his family members on his behalf, ठीक है, मुझको कुछ नहीं देना है, बस तुम्हारे मैडम के लिए एक नेकलेस बना देना, भैया ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो ना तो आप गिफ्ट ले सकते हो, ना अपने फैमिली मेंबर्स को परमिट कर सकते हो कि आपके बिहेव से वो गिफ्ट ले किसी से, ठीक है। फिर क्या बोला गया, गिफ्ट के भीतर क्या क्या इंक्लूड होता है, ये सवाल पूछता है एग्जाम पे। मेरा बात सुनिए, अगर नींद आ रहा है चाय पानी बाद में पीजिए, पहले ये सवाल देखिए, सवाल पूछेगा एग्जाम पे कि गिफ्ट के भीतर क्या क्या इंक्लूडेड होता है, गिफ्ट के भीतर क्या क्या इंक्लूडेड नहीं होता है। इन 2 लाइन से एक सवाल आपके एग्जाम पे रह सकता है। तो पहला सवाल, गिफ्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है,
तो बोला जा रहा है फ्री ट्रांसपोर्ट, बोर्डिंग, लॉजिंग और अदर सर्विस बाय पर्संस हैविंग ऑफिशियल डीलिंग, है ना। गिफ्ट के भीतर आपका फ्री ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, बोर्डिंग आ जाएगा, लॉजिंग आ जाएगा, किसी भी प्रकार का दूसरे सेवा जो आपके साथ कोई भी पर्सन जिसका ऑफिशियल डीलिंग चल रहा है उनके द्वारा किया जा रहा है। रूल 13 के भीतर जो गिफ्ट के बारे में बताया गया उसमें वो इंक्लूडेड हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। बट कैजुअल मील, लिफ्ट, सोशल हॉस्पिटैलिटी आर परमिटेड, है ना। आप मान लो कि बीओ इंस्पेक्शन में गए हो, इंस्पेक्टर बन गए हैं। मेरा ही एक दोस्त का भाई था जो अभी पिछले साल मान लो कि आईपी बना है। अब वो हमको कॉल किया कि सर बड़ा अच्छा लग रहा है, बीओ में गए थे तो हमको काजू खिलाया, आलमंड खिलाया, फिर हमरे लिए चिकन या मटन कुछ उसका अरेंजमेंट किया था, बड़ा अच्छा लग रहा था। ठीक है, तो भाई कैजुअल मील जो है वो तो अलाउड है, बट लैविश हॉस्पिटलिटी अलाउड नहीं है। ठीक है, लैविश हॉस्पिटलिटी अलाउड नहीं है। आप गए हो बीओ इंस्पेक्शन में, आपको 5 स्टार होटल में रख दिया, भैया ये लैविश हॉस्पिटलिटी हो जाएगा। आपको लाने के लिए मान लीजिए कि आपका भाई वो बंदा जो है, एक क्या बोलता है उसको, अरे वो बी लिखा हुआ रहता है, गाड़ी का नाम क्या है वो भी हम भूल जाते हैं, मान लो कि मर्सिडीज है या फिर कुछ और गाड़ी है, उसका अरेंजमेंट कर दिया। तो भैया लैविश हॉस्पिटलिटी वगैरह जो है नॉर्मली आपका हमें अलाउड ये करना है, अवॉइड करना है। बीएमडब्ल्यू, चलिए बीएमडब्ल्यू दीपक, हम उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका एक बीएमडब्ल्यू हो, बहुत जल्दी से हो। ठीक है, आपने हमको मदद किया इसलिए ये हमारा शुभकामनाएं हैं। तो लेविश हॉस्पिटलिटी और फ्रीक्वेंट हॉस्पिटलिटी, मैं रोज दिन मेरा बीपीएम के घर पे जाता हूं और लंच मैं वहीं पे करता हूं, है ना। तो ये फ्रीक्वेंट हॉस्पिटलिटी हो जाएगा, ये अवॉइड करना है, याद रहेगा। तो लेविश हॉस्पिटलिटी और फ्रीक्वेंट हॉस्पिटलिटी हमको अवॉइड करना है। कैजुअल मील, लिफ्ट, सोशल हॉस्पिटलिटी ये आपका परमिटेड है। ठीक है, कैजुअल मील, लिफ्ट, सोशल हॉस्पिटलिटी परमिटेड है। उसके बाद बोला कि एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट ऑन वेडिंग, रिलीजियस फंक्शन फ्रॉम रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग। तो हमारा जो फ्रेंड रहेगा, फैमिली मेंबर्स रहेगा जिसके साथ मेरा कोई ऑफिशियल डीलिंग नहीं है, मेरे शादी में, रिलीजियस फंक्शन में, है ना, हम क्या कर सकते हैं, उनसे गिफ्ट जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट यहां पे कंडीशन दिया गया, क्या कंडीशन दिया गया, बोला गया आपको एक रिपोर्ट करना है, कब, अगर वैल्यू एक्सीड कर जाता है सर्टेन लिमिट को। कितना लिमिट को एक्सीड करने के बारे में बोला गया, यहां पे ये 3 के बारे में बोला गया। ठीक है, इन तीनों के लिए आपको रिपोर्ट करना है और ये तीनों के लिए आपको सैंक्शन लेना है। दोनों का अंतर समझिए, दोनों को अगर मिक्स कर दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। क्या बोला जा रहा है, यहां पे 4 ओकेशन दिया गया, वेडिंग, एनिवर्सरी, फ्यूनरल और रिलीजियस फंक्शन। इसमें कितना गिफ्ट ले सकते हैं, तो ग्रुप ए का गवर्नमेंट सर्वेंट होगा तो 25,000, बी का होगा तो 15,000, सी का होगा तो 7,500। ठीक है, तो 7,500, 15, 25 याद रहेगा, 7,500, 15, 25, कब कब, वेडिंग, एनिवर्सरी, फ्यूनरल्स और रिलीजियस फंक्शन, ये 4 ओकेशन पे आप 7,500, 15, 25 का गिफ्ट ले सकते हैं। अब अगर मान लो कि 26,000 का, 50,000 का गिफ्ट ले रहे हैं, है ना, तो बोला जा रहा है द मैटर शैल बी रिपोर्टेड। यहां पे आपको मना नहीं किया गया, यहां पे द मैटर शैल बी रिपोर्टेड टू द हायर अथॉरिटी, है ना, कंपिटेंट अथॉरिटी के पास आपको ये मैटर जो है इंटीमेट करना है। फिर बोला जा रहा है अदर केसेस, मान लो कि बर्थडे चल रहा है ना, या फिर कुछ और प्रोग्राम चल रहा है, तो बोला जा रहा है यहां पे अगर ये लिमिट एक्सीड कर जाएगा तो आपको प्रायर सैंक्शन लेना है। यहां पे रिपोर्ट नहीं करना है, यहां पे सैंक्शन लेना है। कितना कितना लिमिट दिया गया, 2,000, 5,000, 5,000, याद रहेगा, 2, 5, 5, 7,500, 15, 25, ये लिमिट से एक सवाल एग्जाम पे नॉर्मली पूछा जा सकता है।
ठीक है, तो इसको याद रख लेना है। खास करके जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कौन सा ग्रुप में आता है आप देख लीजिए, वो कौन सा ग्रुप में आ रहा है और अकॉर्डिंगली उसका लिमिट पूछा जाने का चांसेस सबसे ज्यादा रहेगा। याद रहेगा, जिस एग्जाम को आप दे रहे हैं उसका लिमिट पूछने का चांस सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब यहां पे ना मेरा एक आपका पीपीटी में थोड़ा करेक्शन करना रहेगा। ये 1000 वाला ऑप्शन ना हटा दिया गया है, इसमें अभी कोई लिमिट आपका नहीं रखा गया, खाली बोला गया टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के द्वारा जो आपका जारी किया जाएगा वो अमाउंट के बारे में बोला गया। लिमिट ऑफ 1000 को हटा दिया गया है, जितना हमको याद आ रहा है, फिर भी एक बार मैं देख के आपको कंफर्म करूंगा। बोला जी गवर्नमेंट सर्वेंट एज ए मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन में एक्सेप्ट एंड रिटर्न गिफ्ट फ्रॉम फॉरेन डिग्नेटरीज, है ना। यहाँ पे जितना हमको याद आ रहा है 1000 का लिमिट हटा दिया गया था, कल के क्लास में मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ और दिया गया था कि टाइम टू टाइम जो आपका जारी किया जाएगा वही रखा जाएगा, बट क्या जारी किया जाएगा उसके बारे में कुछ फिलहाल बोला हुआ नहीं है। ठीक है, फिर गिफ्ट्स प्रोहिबिटेड फ्रॉम फॉरेन फर्म हैविंग और लाइकली टू हैव ऑफिशियल डीलिंग, किसी फॉरेन फर्म के साथ मेरा डीलिंग्स है या फिर फ्यूचर में होने वाला है, उनसे हमको गिफ्ट नहीं लेना है। मॉनिटरी अवार्ड्स फ्रॉम प्राइवेट ट्रस्ट आर नॉट परमिटेड, कोई प्राइवेट ट्रस्ट है आपको कोई मॉनिटरी अवार्ड देना चाहता है तो ये भी मेरा परमिटेड नहीं है। तो आज हम लोग यहाँ तक रखेंगे, कल के क्लास में हम लोग रूल 13A जाने के डाउरी से स्टार्ट करेंगे। तो कल पहले हम लोग डाउरी लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जयप्रकाश जी, मैं जब इंटरप्रिटेशन पढ़ा था तब हम पहली बार आपको ये बात बोले थे, ये जो लिमिट है या पर पर्सन है या टोटल है, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन सीसीएस कंडक्ट रूल में नहीं दिया गया। तो दिस इज ए मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। जनरली हम लोग मान लेते हैं कि भैया ये इंडिविजुअल है, क्योंकि मान लो आपका बच्चे का जन्मदिन चल रहा है, 500 लोगों को आप इनवाइट किए हैं, एक एक आदमी अगर 5 रुपए का गिफ्ट देगा तो 500 आदमी में 2500 हो जाएगा। आप ग्रुप सी में बिलोंग कर रहे हो तो भाई 2500 अगर 5 रुपए का गिफ्ट देता है तो 5 रुपए से नीचे कौन गिफ्ट देगा, आप बताइए। तो ये जनरल प्रूडेंस हमारा जो है वो बताता है कि भाई ये पर पर्सन है, बट इसका कोई इंटरप्रिटेशन अभी तक नहीं है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। मान लो मांग दिया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा कि नहीं ये सबको मिला के है, इसी डर से ना कोई मांगता भी नहीं है कि चल रहा है तो ठीक है। ठीक है, आरएसएस के बारे में न्यू अपडेट आया था, चलिए वो देखना पड़ेगा, अगर कुछ आपके पास है तो आप हमको भेजिए। ठीक है सीताराम जी, अगर आपके पास कुछ है तो आप हमको व्हाट्सएप में भेजिए, तो हम लोग अगले क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करें। देवी और सजनों कृपया बताइए, आपका परमिशन रहेगा तो हम लोग अभी गुड नाइट करते हैं। अरविंद जी ने ऑलरेडी गुड नाइट बोल दिए। एलटीसी सीए का नोट्स, आपका एग्ज़ाम कब है, किसने मांगा है, आपका अभिजीत गराई जी। चलिए हम आपको देखते हैं, आज ही भेज देते हैं। ठीक है अभिजीत जी, अभी हमको एक हाई भेज दीजिए तो हम आपको अभी भेज देते हैं। LTC CA लिख के हमको व्हाट्सएप में भेजिए, अभी 5 मिनट में मैं भेज देता हूँ, उसके बाद दूसरा काम करूँगा, नहीं तो भूल जाएंगे। ठीक है, एम्स के डब्ल्यू एग्ज़ाम प्लीज़ बताइए। एम्स का डब्ल्यू एग्ज़ाम एक आपका आया हुआ है, फिलहाल वो आपका 4200 ग्रेड पे का है डब्ल्यू वाला, जितना हमको याद आ रहा है। और मान लो कि कोई भी दे सकता है, एग्ज़ाम का फीस थोड़ा ज़्यादा है, पर्टिकुलर एज लिमिट है वहाँ पे। 3000 रुपये जनरल के लिए फ़ीस है, 2400 रुपये आपका जो SC ST कैंडिडेट है उन लोगों के लिए फ़ीस है। पर वहाँ पे फ़ायदा एक है, सर्विस रूल, जैसे डब्ल्यू में अगर आप जाइएगा सर्विस रूल से शायद 75 नंबर वहाँ पे है और 25 नंबर जो है वो आपका GK GI वगैरह मिला के है। ठीक है, तो आपका अगर एज परमिट करता है बिल्कुल आप एलिजिबल होंगे। अपर्णा जी आप हमको एक मैसेज कर दीजिए, मेरे पास नोटिफिकेशन है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप अगर एलिजिबल हो तो दे सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल दे सकते हैं, और ख़राब जॉब नहीं है, बहुत अच्छा जॉब ही होना चाहिए, क्योंकि एम्स तो बंद होने वाला है नहीं, एम्स और खुलने वाला है, तो जिस कारण से बहुत अच्छा है। और मेरा अपना भाई जो है वो बोला था एग्ज़ाम देगा, अब हम उसके लिए ही मेनली और सर्विस रूल के ऊपर ज़्यादा फोकस किए कि कम से कम उनको थोड़ा मदद हो, बट वो अभी तक मेरा एक भी क्लास नहीं सुना।
ठीक है, चलिए जो भी हो, हम लोग यहीं पे, ठीक है, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप में भी मैं शेयर कर देता हूँ। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि। चलिए, गुड नाइट निखिल जी, विशाल जी।